हमारी इस YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बहादुर शाह प्रथम के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जिसे मिर्जा मोहम्मद मुअज्जम के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने केवल 5 साल तक शासन किया। एक बार जब वह शासक बने तब वह 64 वर्ष के थे, जो एक कमजोर बिंदु था। वह मुगल सम्राट औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। वह आगरा, काबुल और लाहौर के गवर्नर थे। उन्हें राजपूतों और सिखों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जल्द ही भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक जाजाऊ की लड़ाई में हार गए और बहादुर शाह द्वारा उखाड़ फेंका गया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान जोधपुर और आमेर के राजपूत राज्य को कुछ साल पहले स्वतंत्रता की घोषणा के बाद फिर से कब्जा कर लिया गया था। उनका शासनकाल कई विद्रोहों से परेशान था। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख, दुर्गादास राठौर के तहत राजपूत और साथ ही मुगल काम बख्श, लेकिन बंदा सिंह बहादुर के विद्रोह को छोड़कर उन सभी को सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। प्रारंभिक जीवन। राजकुमार मुअज्जम अपनी युवावस्था में बहादुर शाह का जन्म बुरहानपुर में 14 अक्टूबर 1643 को मुअज्जम के रूप में हुआ था। वह अपनी पत्नी नवाब बाई द्वारा राजकुमार औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। अपने दादा शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुअज्जम को 1653 से 1659 तक लाहौर का वजीर नियुक्त किया गया था। मुअज्जम ने 1663 में दक्कन के गवर्नर के रूप में शाइस्ता खान की जगह ली। शिवाजी ने मुगल दक्कन की राजधानी औरंगाबाद के बाहरी इलाके पर छापा मारा, जब आक्रमण्य मुअज्जम ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस बात से क्रोधित होकर औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे योग्य सेनापति राजा जय सिंह को भेजा और यही पुरंदर की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सम्राट औरंगजेब ने राजकुमार मुअज्जम का स्वागत किया। राजा जय सिंह प्रथम द्वारा पुरंदर में शिवाजी को हराने के बाद मुअज्जम को मई 1667 में दक्कन का प्रभार दिया गया और महाराजा जसवंत सिंह द्वारा सहायता प्रदान की गई। 1670 में मुअज्जम ने औरंगजेब को उखाड़ फेंकने और खुद को मुगल सम्राट घोषित करने के लिए एक विद्रोह का आयोजन किया। हो सकता है कि यह योजना मराठों के उकसावे पर रची गई हो और मुअज्जम के अपने झुकाव और ईमानदारी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। औरंगजेब को साजिश के बारे में पता चला और उन्होंने मुअज्जम की मां बेगम नवाब बाई को विद्रोह से रोकने के लिए भेजा। मुअज्जम मुगल दरबार में लौट आई, जहां उन्होंने अगले कई साल औरंगजेब की देखरेख में बिताए। हालांकि 1680 में राजपूत विद्रोहों के दमन के दौरान औरंगजेब की झुलसी हुई पृथ्वी नीति पर मुअज्जम ने फिर से विद्रोह कर दिया। अगले 7 वर्षों के लिए 1681 से 1687 तक इतिहासकार मुनीस फारूकी ने मुअज्जम को आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वर्णित किया। 1681 में उन्होंने औरंगजेब द्वारा अपने सौतेले भाई सुल्तान मोहम्मद अकबर के पीछे हटने से रोकने के लिए दक्कन भेज दिया गया, जो विद्रोह में थे। फारूकी के मुताबिक मुअज्जम जानबूझकर अपने मिशन में नाकाम रहे। 1683 में उन्होंने औरंगजेब द्वारा कोंकण क्षेत्र में मार्च करने का आदेश दिया गया था, ताकि अभी भी विद्रोही अकबर को देश से भागने से रोका जा सके। लेकिन फिर से मुअज्जम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। भी सम्राट अभी भी अपने बेटे को जिम्मेदारियों के साथ सौंपने में बने रहे और 1687 में औरंगजेब ने मुअज्जम को गोलकुंडा की सल्तनत के खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया। कुछ हफ्तों के भीतर सम्राट के जासूसों ने मुअज्जम और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन के बीच आदान प्रदान किए गए राजद्रोही संदेशों को रोक दिया। यह कुछ ऐसा था कि जिसे अक्षमता के रूप में गलत नहीं माना जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से देशद्रोह था। औरंगजेब ने मुअज्जम और उनके बेटों को कैद कर लिया, अपने सबसे करीबी अनुयायियों को मार डाला, अपने हरम को दूर दिल्ली भेजने का आदेश दिया और अपने कर्मचारी
कर्मचारियों को तितर बितर कर दिया। औरंगजेब ने मुअज्जम को 6 महीने के लिए अपने नाखून या बाल काटने से मना किया, उसे अच्छे भोजन या ठंडे पानी से वंचित करने का आदेश दिया। वह अपने पिता की पूर्व सहमति के बिना किसी से नहीं मिल सकते थे। 1694 के आसपास औरंगजेब ने मुअज्जम का पुनर्वास किया और उसे अपने कुछ अधिकारियों को फिर से नियुक्त करते हुए अपने घर का पूर्ण निर्माण करने की अनुमति दी। औरंगजेब ने अपने बेटे की जासूसी करना जारी रखा, अपने आदमियों को मुअज्जम के घर में नियुक्त किया, उनके हरम में मुखबिर भेजे और शाही अदालत में अपने प्रतिनिधियों को चुना। मुअज्जम और उनके बेटों को दक्कन से उत्तर भारत में स्थानांतरित कर दिया गया और औरंगजेब के बाकी शासनकाल के लिए दक्कन में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने से मना किया गया था। 1695 में औरंगजेब ने मुअज्जम को सरदारों से लड़ने और सिख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा विद्रोह को वश में करने के लिए पंजाब क्षेत्र में भेजा। यद्यपि कमांडर ने राजाओं पर भारी कराधान लगाया, लेकिन उन्होंने सिखों को उनके गढ़वारे शहर आनंदपुर में निर्बाध छोड़ना आवश्यक समझा और अपने धर्म के लिए वास्तविक सम्मान के कारण उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने से इनकार कर दिया। उस वर्ष मुअज्जम को अकबराबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1696 में उन्हें लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। अमीन खान जो काबुल के गवर्नर थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 1699 में उस पद को ग्रहण किया। 1707 में अपने पिता की मृत्यु तक इसे धारण किया। उत्तराधिकार का युद्ध। क्राउन प्रिंस नियुक्त किए बिना औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जब मुअज्जम काबुल के गवर्नर थे और उनके छोटे सौतेले भाई मोहम्मद खान बख्श और मोहम्मद आजम शाह क्रमशः दक्कन और गुजरात के गवर्नर थे। सभी 3 बेटों ने ताज जीतने का इरादा किया और काम बख्श ने अपने नाम पर सिक्के ढालना शुरू कर दिए। आजम ने आगरा तक मार्च करने और खुद को उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी की, लेकिन जून 1707 में जजाऊ की लड़ाई में मुअज्जम से हार गए। आजम और उनके बेटे अली तबर लड़ाई में मारे गए थे। मुअज्जम 19 जून 1707 को बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ 63 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर चढ़ गए। बाहर कुछ लोगों के साथ कम सफेद इमारत आमेर की यात्रा के दौरान शाह ने सलीम चिश्ती की कब्र का दौरा किया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद शाह ने राजपूत राज्य को मिलाने की योजना बनाई, जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। 10 नवंबर को शाह ने अंबर के लिए अपना मार्च शुरू किया। इस बीच शाह के सहायक मीराब खान को जोधपुर पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। 20 जनवरी 1708 को अंबर पहुँचे। यद्यपि राज्य के सम्राट जय सिंह थे, लेकिन उनके भाई विजय सिंह ने उनके शासन से नाराजगी जताई। शाह ने फैसला सुनाया कि विवाद के कारण यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा और शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया था। विजय सिंह को 30 अप्रैल 1708 को अंबर का गवर्नर बना दिया गया था। शाह ने उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी और उन्हें 1 लाख रुपए मूल के उपहार मिले। अंबर बिना युद्ध के मुगल हाथों में चला गया था। जसवंत सिंह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जोधपुर में राठौड़ के नेता थे। उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान सिंह ने औरंगजेब के बड़े भाई द्वारा शिकोह का पक्ष लिया, जिसे औरंगजेब ने मार डाला था। उदयपुर राज्य महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान मुगल शासन के अधीन था, जो मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। हालांकि सिसोदिया ने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की घोषणा की। शाह का इरादा उदयपुर पर फिर से कब्जा करने का था। काम बख्श ने बीजापुर में अपना शासन स्थापित किया। उनके सौतेले भाई मोहम्मद काम बख्श ने मार्च 1707 में अपने सैनिकों के साथ बीजापुर की ओर मार्च किया। औरंगजेब की मौत की खबर पूरे शहर में फैली। शहर के सम्राट राजा सैयद नियाज खान ने बिना किसी लड़ाई के किले को उन्हें सौंप दिया। सिंहासन पर चढ़ते हुए काम बख्श ने एहसान खान, जिन्होंने सेना में बख्शी के रूप में सेवा की, और अपने सलाहकार करूब खान को मुख्यमंत्री बनाया और खुद को पदशाह काम बख्शे दीन पना
जिसका मतलब सम्राट कामबख्श विश्वास के रक्षक की उपाधि दी। फिर उन्होंने कुलबर्ग और वाकिनखेड़ा पर विजय प्राप्त की। मई 1708 में सम्राट ने कामबख्श को एक पत्र लिखा जो उन्हें उम्मीद थी कि खुद को एक स्वतंत्र संप्रभु घोषित करने के खिलाफ एक चेतावनी होगी, और अपने पिता को सम्मान देने के लिए औरंगजेब के मकबरे की यात्रा शुरू की। कामबख्श ने एक पत्र में उन्हें धन्यवाद दिया, अपने कार्य को समझाए या उचित ठहराए बिना। जब वह 28 जून 1708 को हैदराबाद पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कामबख्श ने अपने किले में छिपे 3 मिलियन रुपए से अधिक के खजाने को जब्त करने के लिए मछली बंदर पर हमला किया था। 20 दिसंबर 1708 को सम्राट ने कामबख्श के साथ युद्ध के लिए 300 ऊंटों, 20,000 रॉकेट के साथ हैदराबाद के बाहरी इलाके में तलबे मीर जुमला की ओर मार्च किया। उन्होंने अपने बेटे जहांदार शाह को एडवांस गार्ड का कमांडर बनाया। बाद में उनकी जगह खान जमा को नियुक्त किया। 12 जनवरी 1709 को बहादुर शाह हैदराबाद पहुंचे और अपने सैनिकों को तैयार किया। अपने सैनिकों की संख्या अधिक होने और हमले का विरोध करने में असमर्थ होने के साथ कामबख्श लड़ाई में शामिल हो गए और अपने विरोधियों पर तीरों के 2 तरकश दागे। एरविन के अनुसार जब वह खून की कमी से कमजोर हो गए तो बहादुर शाह ने उन्हें और उनके बेटे बारिकुल्ला को कैदी बना लिया। मोमिन खान और जुल्फिकार खान नुसरत जंग के बीच इस बात को लेकर विवाद पैदा हो गया कि उन्हें किसने पकड़ा था। रफीउस शान ने बाद में फैसला सुनाया। कामबख्श को पालकी से सम्राट के शिविर में लाया गया था, जहां अगली सुबह उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह ने उनसे लड़ने से पहले जोधपुर के अजीत सिंह और अंबर के मान सिंह के साथ शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अवध आसफुद्दौला के नवाब, प्रांतीय गवर्नर खान दुर्रानी, मुरादाबाद फौजदार मोहम्मद अमीन खान चीन, दिल्ली के सूबेदार असद खान और जम्मू फौजदार वाजिद खान को युद्ध में उनका साथ देने का भी आदेश दिया। खान ने 17 जून 1710 को रास्ते में बहादुर का विरोध करने वाले समूहों को लालबंद करते हुए अजमेर से पंजाब के लिए प्रस्थान किया। सरहिंद शहर 7 दिसंबर को मुगलों के कब्जे में आ गया। इसके घेराबंदी करने वाले जनरल मोहम्मद अमीन खान बहादुर ने उन्हें जीत की याद में एक सुनहरी चाबी की अंगूठी दी। सदौरा पर फिर से कब्जा करने में विफल रहने के बाद उन्होंने लोहगढ़ की ओर मार्च किया, जहां बहादुर छिपा हुआ था। 30 नवंबर को उन्होंने लोहगढ़ किले पर हमला किया। बहादुर लाहौर से 7 मील दूर इलाहाबाद में छिपे हुए थे। जब मुगल श्रमिक गांव में एक पुल की मरम्मत करने आए तो उनके अनुयायियों ने उन्हें बताया कि वह अजमेर के माध्यम से दिल्ली पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। बहादुर ने मुगलों के खिलाफ अपनी मार्च के लिए गांव के शासक रामचंद्र से सैनिकों को प्राप्त किया और अप्रैल 1711 में फतेहाबाद को घेर लिया। दूत रुस्तम जंग से यह जानने के बाद कि उन्होंने रावी नदी पार कर ली है, सम्राट ने ईसा खान के नेतृत्व में तोपखाने से हमला किया। इतिहासकार विलियम एरविन के अनुसार सम्राट जनवरी 1712 में लाहौर में थे जब उनका स्वास्थ्य विफल हो गया। 24 फरवरी को उन्होंने अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति बनाई और 27 या 28 फरवरी की रात के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मुगल रईस कामवर खान के अनुसार उनकी मृत्यु दिल्ली के विस्तार से हुई थी। 11 अप्रैल को उनकी विधवा मिहर परवार और चीन किलिच खान की देखरेख में उनका पार्थिव शरीर दिल्ली भेज दिया गया था। उन्हें 15 मई को मेहरौली में मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है, के आंगन में दफनाया गया था, जिसे उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास बनाया था। उनके बेटे जहांदार शाह ने उनका स्थान लिया था, जिन्होंने 1713 तक शासन किया। बहादुर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। हालांकि उनके पूर्ववर्तियों के सिक्कों का उपयोग सरकारी अधिकारियों और वाणिज्य में भुगतान करने के लिए भी किया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल के तांबे के सिक्कों और उनके नाम के साथ फिर से ढाला गया था। अन्य मुगल सम्राटों के विपरीत उनके सिक्कों ने दोहे में उनका नाम का उपयोग नहीं किया। कवि दानिशमंद खान ने सिक्कों के लिए 2 पंक्तियों की रचना की, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। उनका पूरा नाम, जिसमें उनकी उपाधियां भी शामिल थी, अबुल नस्र सैयद
कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। उनकी मृत्यु के बाद समकालीन इतिहासकारों ने उन्हें खुल्द मंजिल कहना शुरू कर दिया था। वह एकमात्र मुगल सम्राट थे जिनके पास सैयद की उपाधि थी। विलियम एरविन के अनुसार उनके नाना सैयद शाह मीर, इनकी बेटी नवाब बाई जी ने औरंगजेब से शादी की थी, उनके नाना थे। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।